जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 10 केमिस्ट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले आपको जो भी ये डेफिनेशंस लिखी हुई है उसको दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अगर मैं पहली स्टेटमेंट देखूं तो मुझे दो चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। द रिएक्शन एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं। तो इसमें मुझे दो चीजें नजर आई हैं। एक मुझे नजर आया है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी चीज मुझे नजर आई है एक्टिव मास। ठीक है जी। हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। रेट का मतलब क्या है? स्पीड। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, कोई भी रिएक्शन है, मैं लेट्स सपोज यहां पे लिखता हूं H2 प्लस I2 2HI, ये रिएक्शन है। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी क्या है? जो स्पीड है वो किसी भी सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक्टिव मास क्या है? ये हाइड्रोजन है आपके पास, हम इसको स्टडी करने लगे हैं। अब इस हाइड्रोजन का एक्टिव मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक्टिव का नाम से जाहिर है जो मास एक्टिव है, किसी भी रिएक्शन में जो टेक पार्ट कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, जो टेक पार्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एक्टिव मास है। अब इस रिएक्शन में देखें कि इसका एक्टिव मास कितना है, यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1, और अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है 1। यहां पे जो एक्टिव मास है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स ये 1 है, तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना है इसके अंदर, हम कहेंगे 1। इसको जरा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने घर में गोश्त लाते हैं, 5 किलो आप गोश्त लेके आए हैं अपने घर में, उसमें से 2 किलो आपने पका लिया है और 3 किलो आपने रख दिया है, सेव कर लिया। तो उसका एक्टिव मास कितना होगा? जो आपने पकाया है वो एक्टिव मास है, यानी 2 किलो जो आपने पकाया है वो एक्टिव मास है। बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अब जो हम एक्टिव मास, किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक्टिव मास है, वो हम किस तरह लिखते हैं, किससे जाहिर करते हैं? वो हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन से। ये हम मोलर कंसंट्रेशन हम इस ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो हम अगर दूसरा पार्ट इसका देखें तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, एक चीज देखें, हमने यहां पे सिर्फ एक एक चीज को स्टडी किया। हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना है? 1 है। आयोडीन का एक्टिव मास कितना है? 1 है। हमने एक एक इंडिविजुअल, यानी जो हमारे पास पहला पॉइंट है कि हमारे पास एक्टिव मासेस के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इंडिविजुअल बेस पे है, यानी इंडिविजुअल सब्सटेंस पे है। ये हाइड्रोजन एक इंडिविजुअल सब्सटेंस है, आयोडीन एक इंडिविजुअल सब्सटेंस है। हमने अलग-अलग इनको हमने स्टडी किया। अगर हम इनको सेपरेट स्टडी करें, इंडिविजुअल सब्सटेंस को स्टडी करें, तो वो ये फर्स्ट पॉइंट बनता है। ये इंडिविजुअल सब्सटेंस को रीड करने के लिए है, जबकि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो एक होल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, वो एज अ होल रिएक्शन स्टडी किया जाएगा। ये कहता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब हमने मैं यहां पे रिएक्शन लिखता हूं, H2 प्लस O2 2H2O। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन हमने देखना है कि ये स्पीड ऑफ रिएक्शन इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके प्रोडक्ट के, यानी इन दोनों को। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं जी? 2। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी? 1 है। इनके प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन जाहिर करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो एज अ होल रिएक्शन देखें, एज अ होल रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है जी। तो आपके पास इन दो डेफिनेशंस का निचोड़ आ गया है। अच्छा, हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो पढ़ रहे थे, ये किसने पेश किया? सॉरी, यहां से शुरू में आपको भूल गया। तो ये दो केमिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वाग। वाग और गोल्डबर्ग ने दोनों ने अलग-अलग रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर काम किया था। हाँ, मैं एक और बात भी आपको समझा दूं कि ये आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस इसमें आगे पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में चैप्टर में है, मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है। मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन से ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है। यू नो कि रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम से ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है, हासिल होता है। तो इक्विलिब्रियम हम रिवर्सिबल रिएक्शन से हासिल करते हैं, इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ही स्टडी करेंगे। दी गोल्डबर्ग और वाग ने 1869 में दोनों ने अलग-अलग काम किया था। तो दोनों ने फिर रिवर्सिबल रिएक्शन पे काम करके एक लॉ पेश किया। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की ये दो डेफिनेशंस हैं, ये दो पार्ट्स हैं डेफिनेशन के। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और हमारे पास एक्टिव मास क्या होता है, और एक्टिव मास को हम किससे जाहिर करते हैं, और उसको ब्रैकेट में हम मोलर कंसंट्रेशन में जाहिर करते हैं। तो उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसका यूनिट होता है। अब जो आपको क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। एक जनरल रिएक्शन के जरिए आपने एक इक्वेशन डिराइव करनी है। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, कोई भी रिएक्शन, यही रिएक्शन लिख देते हैं। एक जनरल रिएक्शन के लिए तो हमें डेफिनेटली ये नहीं लिखना होगा। जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं जी ए रिएक्टिंग है प्लस बी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन या जो भी है, हम रिवर्सिबल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन होता है, उसका प्रोडक्ट बनता है सी प्लस डी। इसमें दो जनरल रिएक्शंस हो सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ मोल्स आप जाहिर कर दें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जाहिर कर दें, तो उससे भी हो सकता है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स जाहिर नहीं करते तो वो भी हो सकता है, वो सिंपल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मैं अगर जाहिर करूं, इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है। ठीक है जी। अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पहले पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें कि रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है? ए और बी, ये क्या है? रिएक्टिंग सब्सटेंस है। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट है। नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट है। अब हम अगर देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये डेफिनेशन के थ्रू देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसने लिखा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक्टिव मास कौन से हैं जो हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में, वो ए और बी है, उनके प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब ए और बी जो इसका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, कोएफिशिएंट थे, वो इसकी पावर बन जाएंगे। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है के एफ, और एफ है फॉरवर्ड रिएक्शन। बाकी वैल्यू वैसे लिख देंगे, ए बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था। अब अगर हम लिखते हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन में अगर देखें तो ये रिएक्टिंग है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स ये हैं। ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सिंपली आर, स्मॉल आर से, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है रिवर्स रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसे जा रहा था, रिवर्स रिएक्शन ये ऐसे आ रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन में देखें कि ये है जी सी डी। अब इसके ऊपर ये छोटा सी है और ये छोटा डी है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स कोएफिशिएंट है इसके, ये सी और ये डी, ये इनके पार्ट बन जाते हैं। अगर मैं कहूं कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना हो तो हम लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए इक्वल टू लगाया और इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट लगाया के आर, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट। तो ये बन जाता है हमारे पास सी डी। अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फिर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं कहूं कि द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, यानी कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर, लेफ्ट साइड है तो इसकी राइट साइड भी हम इक्वल होगी। मैथ में पढ़ते हैं, विल बी इक्वल। ये देखें जी किस तरह होगा, के एफ ए बी, के बी, के आर सी डी, सी डी। ठीक है जी। अगर मैं इसको कहूं कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखता हूँ के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। ये हो गया। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम कहें कि के एफ और के आर इज इक्वल टू, इफ के एफ और के आर इज इक्वल टू के सी, तो हम के एफ और के आर की जगह पे के सी लगा सकते हैं।
ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अगर आप ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये नहीं लगाते तो ये भी आप जनरल सी बात हो जाएगी, ये कोएफिशिएंट डाल के आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।